हमारा देश 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता है कि आज 77 ईयर्स के बाद भी हमारे देश की बेटी अपने वर्क प्लेस तक में सेफ नहीं है। मैं बात कर रही हूं बंगाल के केस की, जहां पर एक महिला डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई गैंग रेप करने के बाद। वो हमारे देश की बेटी रात को नाइट ड्यूटी दे रही थी, एक डॉक्टर के रूप में हमारे देश के लिए सेवा कर रही थी, और उसके साथ क्या किया गया। क्या इस घटना के बाद से हमारे देश की बेटियां अपने आप को स्वतंत्र कह सकती हैं कि हम स्वतंत्र तरीके से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं? क्या आज हर देश के माँ बाप ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम अपनी बेटी को कैसे स्वतंत्रता से, फ्रीली, फियरलेसली बाहर भेजें घर से? तो ये कैसी स्वतंत्रता है और ये क्यों है? क्यों ऐसी घटना हुई है? इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। कई महीनों से न्यूज चैनल्स पर हम सब लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से कानून में बदलाव लाए जा रहे हैं, नए क्रिमिनल लॉज बन गए हैं। इवन निर्भया के 2012 के केस के बाद से तो रेप कानूनों में कितने बदलाव लाए गए, फांसी की सजा तक इंक्लूड की गई, और निर्भया के अपराधियों को तो फांसी पर लटका भी दिया गया। लेकिन फिर भी उन बंगाल के मॉन्स्टर्स को क्यों नहीं डराया? क्यों नहीं उनके दिमाग में आया कि अगर हम ये क्राइम करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, हमको भी फांसी पर लटकाया जाएगा? क्यों? मैं आपको बताती हूं क्यों। क्योंकि उनके दिमाग में यह आया कि निर्भया के आरोपियों को ही तो सजा मिली थी, सिर्फ एक ही केस में तो फांसी की सजा हुई थी। बाकी केसेस में क्या हुआ था? बाकी केसेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन की कमी के कारण, ट्रायल में डिले के कारण, या फिर कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस की कमी के कारण कितने आरोपी तो छूट जाते हैं। यही उनके दिमाग में आया होगा ना, तभी तो वो हिम्मत आई होगी। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में ये न्यूज आ रही है कि जो इसमें आरोपी पकड़ा गया है उसके मोबाइल फोन में पॉर्न की वीडियोस मिली है, भरा पड़ा है उसका मोबाइल वायलेंट पॉर्न की वीडियोस से, और उसी से प्रभावित होकर उसने ये क्राइम किया। मैं आपको बताती हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी PIL कुछ साल पहले। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पॉइंट रखा गया था कि मैक्सिमम जो रेप के आरोपी होते हैं वो पॉर्न वीडियोस से प्रभावित होकर वो क्राइम करते हैं। वायलेंट पॉर्न की जो आजकल वीडियोस बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस पर बैन नहीं लगा सकते, बिकॉज वी कैन नॉट बाइंड एनीवन, वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन टू सी एनीथिंग इन द बेडरूम। हम किसी को रोक नहीं सकते कि वो क्या देखे क्या ना देखे। लेकिन मेरा ये कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आप पॉर्न की वेबसाइट्स नहीं बैन कर सकते, आप रोक नहीं सकते किसी को देखने के लिए, लेकिन तो फिर आप ऐसी कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रिक्ट कीजिए कि वो गंदी पॉर्न वीडियोस देखने के बाद अगर किसी को वायलेंस करने का मन में प्रभाव आ जाता है और वो करने के लिए आतुर हो जाता है, तो कम से कम कानून का इतना डर हो कि फिर वो क्राइम करने से रुक जाए। अगर आप पॉर्न वीडियोस नहीं बंद कर सकते तो आप कम से कम देश की कानून व्यवस्था पर तो ऐसा ध्यान दें कि दोबारा ऐसा कोई आरोपी कर ना सके, कि दोबारा ऐसा कोई अपराधी कदम उठा ना सके। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूं कि सिर्फ कानून की किताबों में चेंज लाने से, कानूनों को बदल देने से, फांसी की सजा इंक्लूड कर देने से कुछ बदलाव नहीं आ सकता है। जब तक कि उस कानून का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से ना हो तब तक नहीं हो सकता है। और इस केस में भी क्या हुआ, पूरी तरह से बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन हुई है। सबसे पहले परिवार वालों को फोन करके बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। एक गैंग रेप मर्डर केस को परिवार वालों को बताया गया कि सुसाइड है। उसके बाद से माँ बाप आए हैं और 3 घंटे तक माँ बाप ने इंतजार किया है अपनी बेटी की बॉडी देखने तक के लिए। और जब उन्होंने अपनी बॉडी देखी है, अपनी बेटी की बॉडी देखी है, उसके बाद से पिता रो रो के फूटा है और उसने आके बाहर बताया है कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है, उसका गैंग रेप हुआ है। और जो पिता ने जो वर्णन किया है, आप खुद सुन लीजिए, देखिए पिता ने क्या वर्णन किया है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया।
गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। जो घटना और पूरा ये जो मैं बोल रही हूं ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मेरी बेटी की आंखें बाहर निकली हुई थी, आंखों का जो चश्मा है वो इतनी बुरी तरह से फोड़ा गया था कि आंखों के चश्मे का जो कांच है वो आंखों में घुस गया था। दोनों पैर ऑपोजिट दिशा में खुले हुए थे। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं था जिसमें से खून ना आ रहा हो, पूरा शरीर खून से लथपथ था। और मैं अगर बोलना भी चाहूं तो मैं बोल नहीं सकती, ऐसे उस केस के एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक आरोपी को पकड़ा पुलिस ने, सिर्फ एक आरोपी को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस बेटी की बॉडी से 150 mg सीमेन पाया गया। क्या ये एक व्यक्ति का हो सकता है? डेफिनेटली ये गैंग रेप ही है, लेकिन अब तक सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अच्छा कदम किया कि सीबीआई को ट्रांसफर किया है, लेकिन सीबीआई को ट्रांसफर होते होते केस को कितने दिन हो चुके हैं, और इतने दिन में एज ए लॉयर मैं आपको बता रही हूं, इतने दिन में जो क्रूशियल एविडेंस होता है वो खत्म हो चुका होता है। और ये केस के तो फैक्ट्स ऐसे बताते हैं कि जो घटना स्थल है, जो क्राइम स्पॉट है, वहां पर रेनोवेशन हो रही है। इमीडिएटली घटना के बाद, क्राइम के बाद से रेनोवेशन होने लग रही है। सो किसको बचाया जा रहा है? असली आरोपियों को, असली अपराधियों को बचाया जा रहा है, ये क्लियर कट दिख रहा है। और अब तक तो कितना क्रूशियल एविडेंस खत्म भी हो चुका होगा। इवन इफ सीबीआई को केस चला गया है, लेकिन सीबीआई भी वहां तक ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ना जहां तक एविडेंस मिलेगा। और अगर एविडेंस कंप्लीटली नहीं मिलता है और सही अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो कैसे उस बेटी को न्याय मिलेगा? और इसी वजह से ऐसे मॉन्स्टर्स, ऐसे अपराधियों को डर नहीं आता है, इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो चाहे किताबों में लिख दिया जाए कि फांसी की सजा दी जाएगी, किताबों में लिख दिया जाए कि 6 महीने में सजा दे दी जाएगी, निर्भया के आरोपियों को देखो लटका दिया गया फांसी पर, यह डर नहीं लाता है। असली डर आरोपियों को, अपराधियों को, ऐसे मॉन्स्टर्स को तभी आता है जब उनको दिखेगा कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होगी। आपको याद होगा छावड़ा रेप एंड मर्डर केस, हमने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सारे आरोपियों को रिहा कर दिया, एक्विटल कर दिया। मालूम है उस केस में भी जो बेटी थी उसकी भी आंखें बाहर निकाल दी गई थी। वो भी इसी तरह का हॉरिफिक रेप केस था। उसमें भी जो बेटी थी उसके साथ भी इतनी क्रूरता के साथ गैंग रेप और मर्डर किया गया था। लेकिन उस केस में भी क्या हुआ? हॉस्ट अप इन्वेस्टिगेशन की वजह से, एविडेंस की कमी की वजह से, प्रोसिक्यूशन के फेलियर की वजह से एक्विटल मिल गया। सारे आरोपियों को, सारे अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। और एज ए लॉयर मैं आपको बताऊं, यही होता है बहुत सारे केसेस में। बिकॉज हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमें दिखता है कि लॉ कहता है कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, और प्रोसिक्यूशन के सामने सारा एविडेंस क्या होता है? जो चार्जशीट बन के आती है। और चार्जशीट कैसे बन के आती है? जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर होता है वो ही सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर क्रूशियल पीरियड में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है, चार्जशीट अगर अच्छी नहीं है, तो लाख कोशिश कर ले प्रोसिक्यूशन, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सकती है। और यही सब कमियों की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और आजकल तो सब कुछ न्यूज में आता है। अगर एक तरफ क्रिमिनल लॉज में फांसी की सजा इंक्लूड कर दी गई है, एक तरफ निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा दे दी गई, ये न्यूज में आ रहा है, तो दूसरी तरफ वो भी न्यूज आ रही है कि छावला रेप केस जैसे केस में आरोपी बरी हो गए। वो भी न्यूज आ रही है जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, जिसमें एक छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ निर्मम हत्या और रेप करने वाले आरोपी को सजा कम्यूट कर दी, कम कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इस हर पापी का एक फ्यूचर होता है, इसको रिहा कर दो, बहुत साल हो गए इसको जेल में रहते हुए। वो भी पढ़ते हैं अपराधी न्यूज, वो भी सुनते हैं, और वही सब सुन के देखकर उनके मन में डर नहीं आता। उनको भी लगता है हाँ क्या होगा, हमारे केस में थोड़े ना होगा जो निर्भया में हुआ, हमारे केस में थोड़े ना इन्वेस्टिगेशन उस तरह से होगी, हमारे केस में थोड़े ना फांसी होगी, 20 साल बाद, 15 साल बाद हम भी बाहर आ जाएंगे। इसी वजह से देश में अपराधियों को डर नहीं आता है। आप पॉर्न वीडियोस बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम दूसरी तरफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इतना मजबूत कीजिए। सिर्फ बुक्स में कानून को स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी और हर एक गैंग रेप और मर्डर केस में जल्दी से जल्दी फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक ऐसे मॉन्स्टर्स को कोई डर नहीं आने वाला है।
और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग सोचेंगे कि आप बड़ी बात कर रहे हैं रेप केसेस में इस तरह के स्ट्रिक्टनेस की, तो कितने लोग तो फॉल्स केसेस भी करते हैं। यहाँ पर ये जो केस है ये उन तरह के फॉल्स केसेस से बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। मैं हमेशा से ये बताती आई हूँ कि दो कैटेगरीज होती हैं रेप की। एक होता है जहाँ पे एक लड़की फॉल्स केस करती है, मिसयूज करती है लॉज का, और हमेशा से मैंने उस बात की आवाज़ उठाई है कि वो फॉल्स केसेस करने की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह होती है, और साथ के साथ ऐसे लोगों की भी ज़िंदगी तबाह होती है जिनके साथ सच में इस तरह के क्राइम होते हैं। तो फॉल्स केस तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज उसमें एक लड़की अपने मुंह से बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसमें ठीक है इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट तरीके से हो, कोर्ट भी डिफरेंट तरीके से देखे, क्योंकि उसमें चांसेस है कि लड़की ने फॉल्स केस किया हो सकता है, झूठ बोला हो सकता है। लेकिन इस तरह के केसेस बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी के होते हैं, जिसमें इस तरह से गैंग रेप किया है, एक बच्ची का मर्डर कर दिया है ब्रूटली। क्या इन केसेस को उस कैटेगरी में रखा जा सकता है? ये बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी है। और इवन मैंने अपनी पीआईएल में जो सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और सरकार से भी मैंने रिकमेंडेशंस दिए थे, हालांकि काफ़ी रिकमेंडेशन सरकार ने हमारे स्वीकार किए, लेकिन ये एक जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था कि दोनों तरह के रेप केसेस की कैटेगरी को सेपरेट किया जाए, एक ही कैटेगरी में ना रखो। इस वजह से भी होता है, अपराधियों को क्यों नहीं डराता? उनको भी पता लगता है कि हाँ देश में इतनी बात चल रही है ना कि रेप केसेस का मिसयूज हो रहा है, रेप केसेस का मिसयूज हो रहा है, फॉल्स केसेस होते हैं, तो वो भी अपना डिफेंस तैयार कर लेते हैं कि हाँ हमारा वकील भी कोर्ट में अच्छा डिफेंस खड़ा करेगा। तो क्यों ऐसा मौका दिया जा रहा है ऐसे अपराधियों को कि वो अपना अच्छा डिफेंस खड़ा कर पाए जाके कोर्ट में? एज ए क्रिमिनल लॉयर मैं बता रही हूं आपको कि यही सब जो कमियां जो इस केस में दिख रही हैं, इन्हीं सब कमियों की वजह से आगे चल के फांसी नहीं हो पाती है। फांसी तो दूर की बात, सजा भी नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि इस तरह के अपराधियों को जब मन में आता है कि हम ये क्राइम करें, उस समय जो डर आना चाहिए, और वो जो डर कैसे आता है, जहां पर एक अच्छा क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम हो, तो वो ऐसे अपराधियों को डर ला सकता है। और वो डर ही ऐसे अपराधियों को रोक सकता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। और जब तक वो डर नहीं आता, तब तक हमारे देश की बेटी स्वतंत्र नहीं है, और तब तक हम भी स्वतंत्रता दिवस सही मायने में नहीं मना सकते हैं।